नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आय क्या होता है। तो देखो, कोई भी इंसान पैसे कमाने के लिए दो तरह से काम करता है, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से। शारीरिक रूप से वो लोग काम करते हैं जो लोग अशिक्षित होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई लोग बोरियां उठाते हैं, कई लोग ईंट उठाते हैं या कई लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं पैसे कमाने के लिए। और मानसिक रूप से वो लोग काम करते हैं जो शिक्षित होते हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक इत्यादि। ये सब अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पैसे कमाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले में उसे जो पारिश्रमिक मिलता है उसे उस व्यक्ति की आय कहते हैं। अब देखो, जो आय होता है मतलब कि जो आमदनी या कमाई होता है वो कई तरह के हो सकते हैं। जैसे कि भूमि का पारिश्रमिक लगान के रूप में, मतलब कि जब कोई इंसान भूमि के उपयोग के बदले भूमि के मालिक को कुछ पैसे देते हैं, चाहे उसने भूमि का उपयोग कृषि के लिए किया हो या किसी अन्य काम के लिए। दूसरा है श्रम का पारिश्रमिक मजदूरी के रूप में, मतलब कि जब कोई इंसान किसी के लिए काम करता है तो उसे उसका पैसा मजदूरी के रूप में मिलता है। तीसरा है पूंजी का पारिश्रमिक ब्याज के रूप में, मतलब कि जब कोई इंसान पैसे से पैसा कमाता है तो उस कमाए हुए पैसे को ब्याज कहा जाता है। चौथा है व्यवस्थापक का पारिश्रमिक वेतन के रूप में, मतलब कि जो कर्मचारी जो किसी काम को नियम पूर्वक चलाता हो उसे उसके कामों का पैसा वेतन के रूप में मिलता है। पांचवा है उद्यमी का पारिश्रमिक लाभ या हानि के रूप में, मतलब कि किसी बिजनेसमैन को पैसा उसके कामों में हुए लाभ या हानि के रूप में मिलता है। अब देखो, यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि किसी इंसान को प्राप्त होने वाला आय सिर्फ पैसा ही नहीं होगा बल्कि कोई वस्तु भी हो सकती है। तो देखो, हमने आय को यानी कि आमदनी या कमाई को बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो अब हम समझते हैं बिहार की आय को। तो देखो, आपको पता है कि भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार है, क्योंकि बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय पूरे देश भर में सबसे कम है। अब देखो, यहाँ पर एक शब्द है प्रति व्यक्ति आय। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो इसको आगे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना समझ लो कि पूरे भारत में सबसे कम बिहार के लोग ही कमाते हैं। अब देखो, बिहार के लोग कम कमाते हैं जिसके चलते कम बचत होता है, और जब कम बचत होता है तो पूंजी निर्माण भी कम होगा, और जब कम पूंजी निर्माण होगा तो विनियोग भी कम होगा, मतलब कि इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, और जब इन्वेस्टमेंट ही कम होगा तो घुमा फिरा के उसके पास उतना ही पैसा आएगा जितना पैसा उसके पास पहले था। इसी वजह से बिहार एक गरीब राज्य है। यहाँ तक कि योजना आयोग ने मार्च 2009 में एक डेटा जारी किया था जिसमें बताया गया था कि बिहार के लगभग 41.4% आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। अब देखो, एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे रेगनर नर्क्स, जिन्होंने कहा था कि गरीबी एक कुचक्र है। अगर अपने भाषा में समझे तो उनका कहना था कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। तो ऐसा कैसे होता है, इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, एक गरीब इंसान है और गरीबी की वजह से उसकी आय कम है, और अशिक्षा एवं अज्ञानता के चलते उसके कई सारे बच्चे हो जाते हैं, और गरीबी के चलते उनके जो बच्चे होते हैं वो भी पढ़ लिख नहीं पाते हैं, जिसके चलते उसकी अगली पीढ़ी भी गरीब ही रह जाती है, और गरीबी का यह कुचक्र चलता ही रहता है। अब देखो, भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार है, क्योंकि बिहार की प्रति व्यक्ति आय पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कम है। लेकिन बिहार में 38 जिले हैं, तो क्या सभी जिलों में प्रति व्यक्ति आय कम है? तो ऐसा नहीं है। सन 2005 से 6 में एक रिपोर्ट जारी किया गया था, और उस रिपोर्ट के अनुसार 2005 से 6 के बीच बिहार का प्रति व्यक्ति आय 6,610 रुपये था। और उस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया था कि बिहार के 38 जिलों में से सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय पटना जिले का है, और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय शिवहर जिले का है। अब देखो, ये तो हो गई बिहार की बात। अब हम भारत की बात कर लेते हैं। तो डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ने 16 सितंबर 2008 को एक डेटा जारी किया, और ये डेटा 2006 से 2007 ईस्वी तक का था। और इसमें उन्होंने बताया था कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में प्रति व्यक्ति आय 70,361 रुपये है, जो भारत के सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय से ज़्यादा है। और अगर हम बात करें सिर्फ राज्य की, तो गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO के अनुसार गोवा में प्रति व्यक्ति आय 54,850 रुपये थी, और दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय 50,565 रुपये थी। तो अब हम समझते हैं अपने अगले टॉपिक को, जो कि है राष्ट्रीय आय। तो किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं से अर्जित आय की कुल मात्रा को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अब देखो,
कुछ प्रसिद्ध अर्थशास्त्री आए जिन्होंने राष्ट्रीय आय का परिभाषा अलग अलग दिया। जैसे कि प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत हम उन सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को लेते हैं जिनका उत्पादन एक साल के अंतर्गत श्रम एवं पूंजी और प्राकृतिक साधनों के सहयोग से हुआ है। वहीं जो प्रोफेसर पीगू थे उसका कहना था कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त आय के अलावा विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होता है। वहीं प्रोफेसर फिशर का कहना था कि राष्ट्रीय आय एक वर्ष में अर्जित देश की कुल आय है जिसका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च किया जाता है। वहीं तीसा के भयानक आर्थिक मंदी से उभरने के लिए प्रोफेसर केन्स ने राष्ट्रीय आय की धारणा को नए सिरे से विचार दिया और उनका कहना था कि राष्ट्रीय आय वह है जो उपभोक्ता के द्वारा वस्तुओं या सेवाओं और विनियोग पर खर्च किया जाता है। और प्रोफेसर केन्स ने राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी दिया था जो कि है y बराबर C प्लस आई। यहाँ पर y नेशनल इनकम मतलब कि राष्ट्रीय आय है और C बराबर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि उपयोग व्यय है मतलब कि कितना खर्च हुआ है, और I बराबर इन्वेस्टमेंट मतलब कि विनियोग। तो हम इस फॉर्मूला के द्वारा राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं। अब देखो हमारे देश भारत में जो संगठन राष्ट्रीय आय निकालती है उस संगठन का नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, और इस काम में जो संगठन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की मदद करता है उस संगठन का नाम है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। अब देखो जो राष्ट्रीय आय है उसे हम थोड़ा और डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। तो जो राष्ट्रीय आय है उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला सकल घरेलू उत्पाद, इंग्लिश में इसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है जिसे आप जीडीपी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है सकल राष्ट्रीय उत्पादन, इंग्लिश में इसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है जिसे आप जीएनपी के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, इंग्लिश में इसे नेट नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है जिसे आप एनएनपी के नाम से भी जानते हैं। तो हम इन तीनों को एक एक करके अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी को। तो किसी देश की सीमाओं के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। आया समझ? नहीं आया कोई बात नहीं, हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये है भारत और हम सिर्फ अभी भारत देश की बात करने वाले हैं, किसी और देश की नहीं, क्योंकि जीडीपी में सिर्फ एक ही देश की बात होती है। अब देखो ये है हमारे देश का एक किसान और ये है हमारे देश का एक डॉक्टर। अब देखो ये जो किसान है उसने अपने खेत में 50 किलो गेहूं उगाई और उस गेहूं को 10 रुपये किलो के हिसाब से बेच दिया एक मिल वाले को, और उस मिल वालों ने गेहूं से आटा बनाया और उस आटे को 30 रुपये किलो के हिसाब से बेच दिया। तो ये जो 30 रुपया है वो जीडीपी में जुड़ेगा। अब आपको यहाँ पर लगेगा कि ये 10 रुपया क्यों नहीं जीडीपी में जुड़ेगा, तो वो इसलिए क्योंकि जब मिल वालों ने अपना आटा 30 रुपये बेचा तो उस 30 रुपये में 10 रुपये भी शामिल है। अब देखो ये जो डॉक्टर है वो किसी हॉस्पिटल में काम करने जा रहा है तो वहाँ पर उसको महीने में कुछ पैसे मिलेंगे, तो ये जो पैसा है वो जीडीपी में जुड़ेगा। आई होप आपको जीडीपी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब हम समझते हैं कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन को, जिसे इंग्लिश में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या जीएनपी भी कहा जाता है। तो लिखेंगे देश के नागरिकों द्वारा देश में या विदेश में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। आओ इसे भी हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये अपने देश के 2 होनहार इंसान हैं, एक का नाम है राज और दूसरे का नाम है सिमरन। रात में डीडीएलजे देखी थी, बहुत अच्छी मूवी थी, अभी तक दिमाग में चल रहा है। पर एक बात समझ में नहीं आया, अमरीश पुरी ने तो बोल दिया कि जा सिमरन जा, पर सिमरन को जाना कहाँ है यार, ये तो बताया ही नहीं। भैया हाँ कहाँ था मैं, कहाँ था? हाँ तो देखो 2 इंसान है, राज और सिमरन। तो जो राज है वो अपने देश में रहकर कमा रहा है और जो सिमरन है वो विदेश में रहकर कमा रही है। तो देखो राज जो पैसा कमा रहा है वो जीएनपी में जुड़ेगा क्योंकि वो अपने देश में ही रहकर कमा रहा है, लेकिन सिमरन विदेश में कमा रही है। तो सिमरन जितना पैसा अपने घर वालों को भेजेगी सिर्फ वही पैसा जीएनपी में जुड़ेगा। तो हम आसान भाषा में बोल सकते हैं कि अपने देश में कमाए हुए पैसा और विदेश में कमाए हुए पैसों को जोड़कर जीएनपी बनता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो अब हम समझते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन को, जिसे इंग्लिश में नेट नेशनल प्रोडक्ट या एनएनपी भी कहा जाता है। तो लिखेंगे कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से उत्पादन खर्चे को घटा देने से जो शेष बचता है वह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहलाता है। आओ इसे भी हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये एक किसान है और इसके पास 10 किलो गेहूं है
इसने अपना 10 किलो गेहूँ 10 रुपये के हिसाब से, मतलब कि 100 रुपये के हिसाब से मिल वाले को बेच दिया। अब इस गेहूँ को मिल तक पहुँचाने में 50 रुपये का खर्चा आया। इसके बाद गेहूँ को आटा बनाने में भी 50 रुपये का खर्चा आया। तो देखो अब तक टोटल खर्चा 200 रुपया हो गया है। 100 रुपया गेहूँ का, 50 रुपया गेहूँ पहुँचाने का और 50 रुपया गेहूँ से आटा बनाने का। अब देखो जो 10 किलो आटा है उसे मिल मालिक ने 30 रुपये किलो के हिसाब से बेच दिया। तो मिल मालिक के पास 300 रुपये आ गए। अब मिल मालिक को पहले 200 का खर्चा हुआ था और 300 रुपया कमाई हुई है। तो जो कमाई हुई है उसमें से खर्चा को घटा देंगे। तो 300 में से 200 को घटा देंगे तो 100 रुपया बचेगा। तो ये जो 100 रुपया है वही शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन है। आई होप आपको ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन समझ में आ गया होगा। तो अब हम अपने अगले टॉपिक को समझते हैं जो कि है प्रति व्यक्ति आय। तो राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बट्टा देश की कुल जनसंख्या। तो देखो ये तो हो गया देश का प्रति व्यक्ति आय, लेकिन अगर हमें राज्य का प्रति व्यक्ति आय निकालना हो तो हम क्या करेंगे? तो जब हमें राज्य का प्रति व्यक्ति आय निकालना हो तो हम राज्य के कुल आय में राज्य की जनसंख्या से भाग दे देंगे, तो हमें राज्य का प्रति व्यक्ति आय पता चल जाएगा। अब देखो 2009 ईस्वी में विश्व विकास रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ने 2007 का डेटा जारी किया था, जिसमें भारत का प्रति व्यक्ति आय $950 था। वहीं अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय $46,040 था। इंग्लैंड का प्रति व्यक्ति आय $42,740 था। चीन का प्रति व्यक्ति आय $2360 था और बांग्लादेश का प्रति व्यक्ति आय $870 था। तो अब हम समझते हैं अपने अगले टॉपिक को जो कि है राष्ट्रीय आय की गणना, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो देखो राष्ट्रीय आय की गणना हम 3 तरह से कर सकते हैं। पहला उत्पादन विधि, दूसरा आय विधि और तीसरा व्यय विधि। उत्पादन विधि में हम ये देखते हैं कि देश में 1 साल के अंदर कुल कितना वस्तुओं का उत्पादन हुआ है। आय विधि में हम ये देखते हैं कि देश में 1 साल के अंदर लोगों ने कितना रुपया कमाया है। और व्यय विधि में हम ये देखते हैं कि देश में 1 साल के अंदर लोगों ने कितना रुपया खर्च किया है। तो हम इन तीनों विधि से राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय आय की गणना करने में कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। जैसे कि पहला, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाइयाँ। अब देखो होता यह है कि हमारे देश में लगभग 150 करोड़ लोग रहते हैं और इन लोगों में से कौन कितना कमा रहा है ये पता करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दूसरा, दोहरी गणना की संभावना। अब देखो होता यह है कि कई लोग बिहार से हैं और वो दिल्ली में रह रहा है, तो उनकी जो गणना होती है वो दिल्ली में भी हो जाती है और बिहार में भी हो जाती है, तो इसमें भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तीसरा है मूल्य के मापने में कठिनाइयाँ। तो देखो होता यह है कि किसी वस्तु का रेट एक जगह पर 40 रुपये है और वही वस्तु दूसरे जगह पर 42 रुपये का मिल रहा होता है, तो अलग अलग रेट के वजह से मूल्य को मापने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो अब हम अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं जो कि है भारत का राष्ट्रीय आय ऐतिहासिक परिवेश। ये कोई टॉपिक नहीं है, इसके अंतर्गत हमें कुछ फैक्ट्स पढ़ने हैं जो एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। तो पहला फैक्ट ये है कि भारत में सबसे पहले 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लिखा था कि भारत के प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये था। दूसरा फैक्ट ये है कि 1925 ईस्वी से लेकर 1929 ईस्वी तक भारत का राष्ट्रीय आय का आंकड़ा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर VK राव ने लगाया था, जो काफ़ी प्रचलित था। तीसरा फैक्ट ये है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अगस्त 1949 ईस्वी में प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया और इनका काम था कि भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना। और इस समिति ने अप्रैल 1951 ईस्वी में अपनी पहली रिपोर्ट जारी किया और ये रिपोर्ट 1948 ईस्वी से लेकर 1949 ईस्वी तक का था। इस रिपोर्ट में देश की कुल राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ रुपए और प्रति व्यक्ति आय 246.9 रुपये बताई गई थी। चौथा फैक्ट ये है कि 1954 ईस्वी के बाद राष्ट्रीय आय का पता लगाने के लिए सरकार ने एक संगठन की स्थापना की और उस संगठन का नाम था केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। पांचवा फैक्ट ये है कि हमारे देश भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और हाँ देखो यार, अब से वीडियो जल्दी आएगी, तो सारे लोग चैनल पर एक्टिव हो जाओ और मैं सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर भी देने वाला हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। और हाँ यार, जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है।
मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।